मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें राजस्थान में लगी हुई हैं। वहां अशोक गहलोत की सरकार रहती है या चली जाती है, वहां पे विधानसभा का सत्र होगा या नहीं होगा, सचिन पायलट की बगावत कामयाब होगी नहीं कामयाब होगी, जो अदालत के जो फैसले हैं क्या उससे अशोक गहलोत को दिक्कत पैदा हो रही है या नहीं पैदा हो रही, बहुत सारे सवाल हैं। इन पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है इस वक्त दैनिक हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ और देश के शीर्षस्थ संपादकों में से एक, बल्कि मैं ये कहूं कि शीर्षस्थ संपादक चंद्रशेखर जी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सी अपील जो मैं अपने दर्शकों से करता हूं। हमारी अपील ये कि आज के समय में जब पत्रकारिता थोड़ी मुश्किल हो रही है, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। आप लोगों को हमारी जो सत्य हिंदी का सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है, आप हमारे सदस्य बने और हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें और बहुत सारी मदद हमको मिलेगी, क्योंकि सच कहना बहुत जरूरी होता है। और अब बातचीत शुरू करते हैं। शशि जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह कि राजस्थान के अंदर जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, इस अनिश्चितता के माहौल में एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, गवर्नर साहब जो है थोड़ी बहुत आनाकानी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त गवर्नर साहब की भूमिका संदेह के घेरे में है या अशोक गहलोत चतुर राजनीति कर रहे हैं? दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। गवर्नर साहब वही कर रहे हैं जो अब तक अन्य गवर्नर करते आए हैं पिछले 30 वर्षों में। गवर्नर जिस नियत और जिस मैंडेट के साथ बैठाए जाते हैं वो वहां पर है। और राजस्थान शुरू से ऐसा राज्य था, पिछले चुनाव के बाद से, जहां ये आज नहीं तो कल होना था, जानते थे लोग। और मध्य प्रदेश के बाद ये तय था कि अब अगली बार राजस्थान में सब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजभवन ने भी तैयारी कर रखी होगी। कलराज जी बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम है कि राजनीति में दांव पेच कैसे खेले जा सकते हैं। तो कलराज जी वहां पर उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने तुर्की बतुर्की अशोक गहलोत है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं आशु जी। गहलोत को भी ये मालूम था कि ये होने जा रहा है और उन्होंने इसको होने दिया। उन्हें भी लगा कि एक बार कांटा पूरी तरीके से दूर हो जाना चाहिए और उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क उठाई। तो इस समय जो राजस्थान में ड्रामा हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि नेवर बिफोर है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है और भगवान न करे इसके बाद फिर कभी हो। दो सवाल है। पहला सवाल ये कि अशोक गहलोत का ये कहना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने राज्यपाल से कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाएं। राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से अभी बुलाना ठीक नहीं है। क्या राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस आज नहीं तो कल राज्यपाल को माननी होगी, लेकिन उसमें बहुत से लीगल लेखुनाज हैं, क्योंकि कोई भी संविधान की पोथी भावना से चलती है, न कि लिखे हुए शब्दों से, क्योंकि लिखे हुए शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हाई कोर्ट में आपने देख लिया क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अब वही बात दोहराई जाएगी। तो अब बीजेपी के विधायक भी मिलने को तैयार बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग लेकर मिलेंगे और राज्यपाल के पास अभी समय गुजारने के लिए पर्याप्त टाइम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर अशोक गहलोत दोबारा लिखित में देते हैं कि आपको विधानसभा का सत्र बुलाना है, तो राज्यपाल बाध्य हो जाएंगे? 3 बार टर्न डाउन कर सकते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। और उसके बाद भी एक लीगल तरीका कोई ना कोई इन लोगों ने जरूर सोच रखा होगा। आप अगर देखिए तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने जो बंगाल में किया, जो पहले वो समझदारी के साथ करते रहे। भंडारी साहब ने कितने दिनों कल्याण सिंह को लटका के रखा हुआ था, वो आप याद करें। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं भारतीय राजनीति में जो तरह तरह से इस्तेमाल किए गए हैं और ये एक ऐसी सियासी रस्साकशी है जो भी थोड़े दिन चलती रहेगी। इसमें आपको बहुत जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ सवाल इस बात को लोग खड़ा कर रहे हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कहता है कि मैं विधानसभा का सत्र बुलाइए और वहां पे मैं अपना बहुमत साबित करना चाहता हूं या करना चाहता हूं। अक्सर ये होता है कि राज्यपाल महोदय या तो फोर्स करते हैं या फिर अदालतें फोर्स करती है। ऐसा कर्नाटक के समय में हुआ, इस तरीके से और भी दूसरी जगह पे हुआ, जहां अदालत ने कहा कि आप 15 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करिए। या मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं अपना बहुमत साबित करना चाहता हूं और राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। ये अजीबोगरीब स्थिति नहीं लग रही आपको?
मैं फिर आशुतोष जी कह रहा हूं, मुझे राजनीति से अब कोई हैरत नहीं होती। ये हमारा देखिए, हमारे इस देश का और लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक नहीं उड़ सकता कि पब्लिक मैंडेट किसी एक के लिए देती है, हुकूमत कोई और करने लग जाता है। तो मैंने जो पहले वाली बात में ही कहा था कि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन भगवान न करे आगे दोबारा हो, अगली बार। तो मैं बस हर बार यही बनाता हूँ कि जो सरकारें आए, भले ही वो अल्पमत के साथ आए, भले ही वो तमाम तरीके के जोड़ घटाने के बाद आए, लेकिन उन्हें चलने दिया जाए कम से कम। आज अशोक गहलोत के मैं पक्ष में कोई बात नहीं कह रहा, उनके विपक्ष में भी कोई बात नहीं कह रहा। मैं ये मानता हूँ कि यदि एक बार सरकार बन गई तो उसको कुछ दिन का अवसर मिलना चाहिए। और ये तय है, ये राजस्थान का जो मैंडेट था वो कांग्रेस के फेवर का मैंडेट था। बहुत 2 सीटें या 3 सीटों का अंतर रह गया था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया था। पर ये सिर्फ लड़ाई कोई राज्यपाल बनाम कांग्रेस की, गहलोत की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है। मुझे ये लड़ाई भारतीय संविधान की उस मर्यादा की भी लगती है जिसका मजाक पहले दूसरी पार्टियों ने उड़ाया और अब सत्ता अलग तरीके से कर रही है। और अगर इसको राजनीति के सीधे सपाट संदर्भों में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति, नीति तो सिद्धांत की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब को मालूम था ये होने जा रहा है और इसीलिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी अपनी पूरी तरीके से। पर वो जो आज सूची आप पेश कर रहे हैं वो कुछ दिन बाद बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार बच जाएगी? मैं कोई कयास नहीं लगाता आशुतोष जी, आप मुझे जानते हैं, मेरा सियासी ज्योतिष में कोई यकीन नहीं। आपने ये कहा कि अशोक गहलोत की ये बात पता थी और खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के बाद तो हर आदमी कह रहा था कि सचिन पायलट या राजस्थान के अंदर कमोवेश आज नहीं कल 2 महीने 6 महीने के बाद ये होना ही होना था। तो ऐसे में अशोक गहलोत की ये कमजोरी नहीं दिखाई पड़ती कि सचिन पायलट को मना नहीं पाया और सचिन पायलट को एक तरीके से बगावत के लिए उकसा दिया उन्होंने कि एसओजी से कहा कि भाई आप इनके खिलाफ इनको विटनेस के तौर पर बुलाइए, पूछताछ होनी चाहिए। ये कमजोर राजनीति नहीं है? यह भारतीय राजनीति में अपने तरीके का वेंडाटा का अद्भुत उदाहरण है कि सिटिंग उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कोई बुला रहा है कि आप आइए और अपनी गवाही दीजिए। ऐसा कोई कानून का सीधा सच्चा राज नहीं है। राम राज्य सपनों में होता है, जयपुर में है कि नहीं है इस पर बहस की जा सकती है अलग तरीके से। हमने तो सपने में राम राज्य देखा है। तो जिस तरह से एसओजी ने उनको बुलाया, सचिन के पास बिफर जाने का पर्याप्त कारण था। और अगर आप पिछले चुनाव को देखिए तो अगर कोई नेचुरल दावेदार था उस कुर्सी का तो सचिन पायलट थे। 5 साल उन्होंने जो संघर्ष किया वो बिल्कुल साफ हम सबको दिखाई पड़ता था। गहलोत एक चतुर राजनीतिज्ञ है, गहलोत एक सफल राजनीतिज्ञ है और गहलोत की भी मैं तारीफ करूंगा। देखिए, यहाँ कांग्रेस को सोचना चाहिए कि संगठन मंत्री के तौर पर आज कांग्रेस जिस भूमिका का निर्वाह कर रही है उसमें गहलोत की बड़ी भूमिका है। गुजरात चुनाव के थोड़ा पहले वो लाए गए थे संगठन मंत्री और गुजरात में उन्होंने भाजपा को नाको चने चबा दिए थे। वो जीत तो इसलिए हो गई कि वहां पर नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और उनकी पर्सनैलिटी के आगे जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति गुजरात में आसानी से नहीं जीत सकता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पांड्या को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने हाँ और जिस तरीके से उन्होंने तमाम तरीके के दलित पिछड़े लोग जोड़े अपने साथ, जिस तरीके से उन्होंने सीट वार व्यू रचना की, अद्भुत व्यू रचना थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जीत में कांग्रेस को खड़ा करने में दोबारा इनकी एक बड़ी भूमिका थी और कांग्रेस को उस भूमिका को यदि आगे निभाना था तो उन्हें मैच्योर्ड फेस की जरूरत थी। मुझे बार बार लगता है कि मैच्योर्ड राजनीति जिन लोगों ने हमेशा पीछे से राज्यसभा के जरिए की, गहलोत उसमें नहीं, लेकिन और लोग बहुत से ऐसे हैं वो ठीक है यहाँ बैठ के व्यू रचना करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ी थी और वो एक बहुत आकर्षक फेस थे मध्य प्रदेश की राजनीति। तो हम सारे लोग ये मानते थे कि कांग्रेस एक नई कांग्रेस है और ये सिंधिया और सचिन पायलट के साथ आगे आएगी और ये 2 स्टेट्स में एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि वाकई ऊर्जाशील सरकार होगी, जैसी कि हम भूपेश बघेल की अगुवाई में देख रहे हैं छत्तीसगढ़। तो वो एक सपनों का टूटना था बहुत से लोगों के। और जब बुजुर्ग लोग सत्ता में आ जाते हैं तो जवानों को ये लगता जरूर है कि भाई आखिर अब कब तक गुलामी करते रहेंगे। और शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का
ये कह रहा हो कि नहीं हम तो अभी नेतृत्व ही नहीं करना चाहते, हम तो अभी कुछ सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिनके मैंडेट पे वो वहां पर जमीन पर लड़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक नहीं है, इसका लाभ गहलोत ने उठाया है। आपने बड़ी बात कही है और ये बात मैं लगातार कह रहा हूं कि जो दिसंबर के समय में जो कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया, दरअसल उसी वक्त ये नींव पड़ गई थी कि मध्य प्रदेश की भी सरकार जाएगी और राजस्थान की भी सरकार जाएगी। आपके हिसाब से अशोक गहलोत को जो बड़ी भूमिका निभानी थी, वो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने की भूमिका निभानी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गुजरात के अंदर जो एक नई लड़ाई हुई, जो राहुल गांधी ने अपने आप को एक हिंदू नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, वो एक अच्छी रणनीति का हिस्सा था। तो ऐसा क्या कारण है कि अशोक गहलोत जैसा इतना बड़ा नेता ये बड़ी तस्वीर नहीं देख पाता और राज्यपाल और वो राजस्थान जाके मुख्यमंत्री बनना चाहता है? क्या यही कांग्रेस की असली दिक्कत है कि सत्ता किसी भी तरीके से हाथ में आ जाए और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता भी उसके शिकार हो जाते हैं? ये कांग्रेस की अकेली दिक्कत नहीं है, ये भारतीय राजनीति या समूची दुनिया की राजनीति की दिक्कत है। राजनीति सत्ता के लिए ही की जाती है। तो जो सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति के रास्ते चला है, तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, वो राजनीति इसलिए करता है कि सत्ता पाना चाहता है। चंद्रशेखर जी से मैंने पूछा था, मैंने 2 इंटरव्यूज किए थे लॉन्ग बैक, एक वीपी सिंह का और एक चंद्रशेखर जी का। वीपी सिंह से पूछा, वीपी सिंह जी ने कह दिया कि नहीं मुझे कोई प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं। चंद्रशेखर जी ने कहा क्यों, इसमें क्या कोई संवैधानिक अड़चन है, क्या इसमें इंडियन पेनल कोड बाधा बन रहा है, या इसमें कोई आपका विचार बाधा बन रहा है, मुझे बताइए, महत्वाकांक्षी का क्या बुरा है? हाँ मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो वो इतने स्पष्ट थे, वो कोई पाखंड नहीं कर रहे थे उससे। तो मैं जब गहलोत की हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस आला कमान को करना था। ये गहलोत तो सोच ही रहे थे कि हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और बीजेपी और कांग्रेस का यही द्वैत है आशुतोष जी जो दिखने लगा है। बीजेपी ने अपने बुजुर्ग राजनेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। यहाँ मार्गदर्शक मंडल यहाँ भी आवश्यक है, कुछ लोग मार्गदर्शक करें, कुछ लोग व्यू रचना करें, कुछ लोग जमीन पर लड़े। सारी लड़ाइयां इसी तरीके से लड़ी और जीती जाती है। और इनके पास कोई नागपुर नहीं है, वहां उनके पास एक एडेड एडवांटेज है विचार का, लेकिन यहाँ पर कोई नागपुर नहीं है। तो जब नहीं है और आप ही के ऊपर 3 लोगों पर सारी जिम्मेदारी है, तो आपको जरूर इस जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस आलाकमान अदूरदर्शी साबित हुआ या कमजोर साबित हुआ? कांग्रेस आलाकमान कमजोर साबित नहीं हुआ, मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा। कांग्रेस आलाकमान की अपनी दिक्कतें हैं, वो उन लोगों को भुला नहीं पा रहे हैं जिन लोगों ने संकट के समय उनका साथ दिया। आप सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? यही सिद्धू के साथ हुआ वहां पर पंजाब में। आखिर अमरिंदर सिंह जी पिछले 3 चुनाव में हर बार कह देते हैं मेरा आखिरी चुनाव है, जब समय आता है तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन आखिर अब नई उम्र की नई फसल को कभी तो सींचेंगे कि सबके बाल सफेद हो जाने चाहिए, सब जराग्रस्त हो जाने चाहिए। सब ये कह रहे हैं कि साहब आपको तो वेट करना चाहिए था, आपको तो बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिलने के लिए ही तो वो इंसान बेचारा गर्मी में मरुभूमि के धूल फाक रहा था। तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन एक बात ये भी है ना कि राजनीति के अंदर आप इतने इम्पेशेंट क्यों हैं? आप सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, पार्टी के अध्यक्ष थे राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री नहीं थे। देर सवेर तो उनको मुख्यमंत्री होना ही था वहां पे। इतनी जल्दबाजी क्यों की उन्होंने? आज की तारीख में क्या आपको लगता है जो कदम उन्होंने उठाया वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही चतुर कदम है या जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है? आशुतोष जी, राजनीति या युद्ध 2 ऐसी चीजें हैं जो निर्णयों से तय होते हैं कि कौन चतुर था। जब तक निर्णय नहीं आता तब तक नहीं कह सकते। अब उनके समर्थक विधायकों के अलावा एक बड़ा खेमा ऐसा है जो ये मानता है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अभी भी, और इसमें मुझे भी ये संभावनाओं का खेल है राजनीति। ये तय बात है कि मिस्टर गहलोत आज अगर उन्हें जल्दी क्यों है, क्योंकि वो जानते हैं कि 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 6 महीने उनके पास बहुत अच्छे होंगे, फिर उनके पास भी वही सत्ता है, वही शक्ति है जो दूसरों के पास है। दिल्ली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो अपनी शक्ति दिखा दी उन्होंने। आज एक बात आप बताइए, मुख्यमंत्री गहलोत जी थे,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ये उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को एक पुलिस थाने से चला जाए संबंध। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं लग रहा आपको? अब मुझे तो याद नहीं था कि ऐसा कभी हुआ हो। विपक्ष के नेताओं के साथ होता है, विद्रोही नेताओं के साथ होता है, एक कुर्सी पे बैठे हुए नेता के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गहलोत ने इस समय का सदुपयोग किया। मध्य प्रदेश के बाद जो एक अविश्वास का वातावरण उनके आला कमान के मन में भी आया होगा, उसको वो भाप रहे थे और उन्होंने उसका सही सदुपयोग किया कि शायद कांटा निकल ही जाए। कांटा निकल जाए। तो अशोक गहलोत ने अपने जाल में फंसा लिया सचिन पायलट को, आपको लगता है? मैं फिर कह रहा हूँ, अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो अगर आप जरा सोचिए कि अगर हिटलर जीत गया होता तो आज संसार का इतिहास दूसरी तरह से लिखा गया होता। तो विजयी लोगों का इतिहास जो है वो अलग तरीके से उनका आकलन करता है। तो और इतिहास की एक बड़ी त्रासदी है, विडंबना है। इतिहास सिर्फ 3 लोगों को याद करता है, हीरोज को, विलेंस को और जोकर्स को। वो कब किसको जोकर बना देगा, कब किसको विलन बना देगा, ये सिर्फ फैसले पे तय होता है और फैसला अभी आना बाकी है। मतलब आपको लगता है फैसला अभी आना बाकी? जल्दबाजी में अभी किसी को नाप देना या किसी के बारे में कुछ कह देना हमारे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातचीत को अगर हम अदालत की तरफ लेके जाएं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, स्पीकर की अपनी एक भूमिका है, स्पीकर ने किसी को नोटिस दिया और आप कह रहे हैं कि आप उनको नोटिस देने तक का अधिकार नहीं, अगर ये समझा जाए तो अब तो दुनिया में कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आती तो पहले उसको नोटिस ही देता है। नोटिस को किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं माना जाता। क्या जो जयपुर हाईकोर्ट है उसने जल्दबाजी की, या ये कहूं कि जयपुर हाईकोर्ट ने अपने जो सीमा रेखा उसका उल्लंघन किया, या वो बिल्कुल सही थे, उनको मालूम था कि ये गलत काम करने वाले हैं इसलिए उनको रोकना पड़ेगा? देखिए, मैं कानून का बड़ा कच्चा जानकार और जो लीगल पेचीदगियां होती हैं वो फैक्ट्स से ज्यादा उसकी अवधारणा पर आप उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। ये मैं पहले भी कह चुका, संविधान लिखे हुए शब्दों से नहीं चला करता, उसके पीछे के भाव से चला करता है। हम और आप भी तो 50 बार ये लिखते, बोलते, कहते आए हैं कि संविधान की अवमानना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय किया, अब आप जरा ये बताइए कि सचिन पायलट ने तो ये नहीं कहा था कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, सचिन पायलट ने तो ये नहीं कहा था मैं सरकार गिरा रहा हूँ। सचिन पायलट एक बार जाके एक होटल पे बैठ गए कुछ लोगों के साथ। हम और आप किसी होटल पे बैठ जाए तो ये बगावत मान लीजिए, तो बातें नहीं है। उन्होंने तब तक तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं था कि जो कि उनकी सदस्यता पर खतरा पैदा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली जाए। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई डिफेक्शन की बात नहीं की, कोई अलग गुट नहीं बनाया, कोई अलग ऐसी बात नहीं की। तो जाहिर है बहुत से टेक्निकल मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर हाईकोर्ट ने चिंतन किया होगा और फैसला देते समय सोचा होगा। दूसरे पॉलिटिकल फैसले होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विवाद तो पैदा करते ही करते हैं। जब जस्टिस JML सिन्हा ने इंदिरा जी का फैसला दिया था तो कैसा प्याले में तूफान बरपा हुआ था, ऐसा लगा था जैसे पता नहीं क्या गजब हो गया, फेवर में भी और विरोध में भी। अच्छा है तब सोशल मीडिया नहीं और सब हिंदी.com नहीं। तब अखबार वाले होते थे और मैं भी तब पढ़ा करता था कॉलेज में। तो अखबार में थोड़ा सा समझ बूझ के लिखा जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोला उसको। आपने बहुत चुपके से जो है सोशल मीडिया को भी और डिजिटल मीडिया को लगा दिया, आपने टीवी को भी। भाई इस देश में डिजिटल मीडिया में थोड़ा बोला ही सही, कोई योगदान तो मेरा भी है, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल है, थोड़ा सा ही सही। लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि हम आखिर जब फतवा देने लग जाते हैं वो बाइक पकड़ के, तब थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं आप कुछ बोले थे। तो मैं हाईकोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष के बीच की जो रस्साकशी है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामले हमेशा से चलते आए हैं, अलग अलग आदेश हैं और आप किसी भी जजमेंट में देख लीजिए, एक अदालत का आदेश एक बात कहता है, दूसरी अदालत का आदेश दूसरी बात कहता है और जज को एक अपना व्यू लेना पड़ता है, इसीलिए उसको न्यायमूर्ति।
मेरा सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल इन द सेंस की ज्यादा संवेदनशील सवाल है। मेरा ये कहना है कि अगर इस देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, संविधान है, एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका है और विधायिका है, तो तीनों को एक दूसरे की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। अगर न्यायपालिका ये एज्यूम कर ले कि स्पीकर यही फैसला करने जा रहे हैं और उनकी सदस्यता को रद्द करने जा रहे हैं, और फिर उस हिसाब से अगर फैसला कर, मुझे लगता है ये एजम्पशन का सवाल उनका है। और अगर कल ये हो जाए कि न्यायपालिका एक फैसला करने जा रही है और कोई दूसरी संवैधानिक संस्था उसको एज्यूम कर लिए करने जा रही, और संसद में कोई कानून पास कर दे उस न्यायपालिका को ना करने दे, क्या ये स्थिति आदर्श होगी या नहीं होगी? मुझे लगता है कि एजम्पशन के आधार पर फैसला शायद नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कानून की बात कही, शाहबानो का मामला हमारे सामने, हम कलम तोड़ते रह गए और शाहबानो का फैसला पलट दिया गया। हम आज तक मानते हैं कि शाहबानो का फैसला सही हुआ था, क्योंकि आखिर महिलाओं को जीने का हक होता है। आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाएं अपनी जगह हैं, उनकी शक्तियां अपनी जगह हैं, लेकिन उन पदों पर बैठे हुए लोगों की मर्यादा को लेकर तमाम तरह के प्रश्न खड़े होने लगे। और सिर्फ आपके यहाँ नहीं हो रहे, हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं। एक नया ट्रेंड आशु जी पैदा हो गया है और वो बहुत आत्म केंद्रित सा है। 2017 में ट्रंप की स्पीच मुझे याद आती है, जब उन्होंने कहा था ये कोई ग्लोबल कुछ नहीं है, आई एम ए नेशनलिस्ट एंड अमेरिका फर्स्ट। और उसी के साथ फिर एरिज़ोना फर्स्ट, उसी के साथ फिलाडेल्फिया फर्स्ट, उसी के साथ अलग फर्स्ट शुरू हो गए। तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां जब बहुत क्षेत्रीयता का बोलबाला और जोर होने लगेगा, तो इस तरीके की रस्साकशी स्वाभाविक है। लेकिन इस रस्साकशी के बावजूद मैं बार बार कहता हूँ, जो कुर्सी पे बैठा है, भगवान के लिए वो अपनी सम्मति का इस्तेमाल करे। और बापू कह गए ना, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। तो आखिरी सवाल आपसे ये है, इसमें मोदी जी की कितनी भूमिका है पूरे खेल में? मुझे तो इसका कोई साक्ष्य नहीं है मेरे पास, आपका हो तो आप बताइए। मैं आशु जी, हम एक पर्सनल बात करें। हम जब साथ काम करते थे तब भी तो मैं ये कहता था ना कि सत्य वही है जो प्रमाणित हो सके, पत्रकारिता का। सत्य जो है हमारी कल्पनाओं और अवधारणाओं में नहीं है, क्योंकि जब मामला अदालत में जाएगा तो वो तथ्य पर आधारित होगा। तो मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो न मैं हाँ बोल रहा हूँ न ना बोल रहा हूँ। अब आखिरी सवाल, आपने कहा कि अदालतें तथ्य पर फैसला, क्या अदालतें तथ्य पर ही फैसला कर रही हैं आजकल? मैंने आपसे कहा कि अदालतें तथ्य, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि अदालतें जो है उस समय जो उनके सामने तर्क पेश किए जाते हैं, वो संविधान की पोथी एक जो लिखा हुआ है वो एक सीधी सपाट बात कहता है। लेकिन जब आप उसकी अवधारणा को तय करना शुरू करते हैं कि इसका आशय क्या होगा, क्या जो हमारे पास शिकायत लेके आया है उसका मोटिव क्या होगा, तब वो जज का निर्णय होता। मैंने पहले भी अनुरोध किया आपसे, इसीलिए उसको न्यायमूर्ति कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि जी इस बातचीत करने के लिए। अभी फिलहाल जिसे कहते हैं ना, एक फिल्म में डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान के अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी है। अशोक गहलोत की सरकार जाएगी, बचेगी, सचिन पायलट हीरो बनेंगे, जीरो बनेंगे, जोकर बनेंगे, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सब कुछ, बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी चल रहा है, और उस पर्दे के पीछे की लड़ाई में जो शव और मात का खेल जीतेगा, दरअसल वही जो है वो राजस्थान के अंदर शासन करेगा, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।